Elon Musk, founder of Tesla and SpaceX, Jeff Bezos, co-founder of Amazon, and Steve Jobs, co-founder of Apple। इन सब का नाम तो आपने कहीं न कहीं टीवी शोज या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जरूर सुने होंगे। The energy in this room is incredible. To experiment, companies that don't embrace failure. इन सब में एक चीज कॉमन देखने को मिलता है जो इनकी शोहरत और ताकत की सबसे बड़ी वजह है और दुनिया उसे पैसे के नाम से जानता है। पैसा एक ऐसे कागज का टुकड़ा जो भिखारी से लेकर बिलियनियर तक हर फर्द की ख्वाहिश है, लेकिन यह पैसा आखिर है क्या और आया कहां से है? पैसा जो न सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है बल्कि अपने आप में ही एक नशा बन चुका है। ये ऐसी जुबान है जिसे हर कोई समझता और इस्तेमाल कर सकता है, फिर चाहे वो कंपनी का CEO हो या फिर अनपढ़ चपरासी। ये पैसा ही तो है जिसने इंसान को मट्टी के झुंपड़ों से उठा के स्काई स्क्रैपर्स तक पहुंचा दिया। टेक्नोलॉजी के दुनिया में कंप्यूटर डिवाइसेस, स्मार्टफोन्स, वीडियो कैमरास, ऑडियो रिकॉर्डर्स, एडवांस वेपन्स, GPS लोकेटर्स और स्पोर्ट कार से लेकर हवाई जहाज तक रसाई दी जो दुनिया के कोने कोने तक जा पहुंचते हैं। वैसे तो पैसे की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इट हैज द पावर टू मेजर द वैल्यू ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक कागज के टुकड़े में इतनी ताकत आई कहां से? तो लेट्स डाइव इनटू हिस्ट्री टू अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल। हजारों साल पहले इंसान बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करता था जहां गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज होते थे। लेट्स सपोज अगर मुझे अनाज की जरूरत है और मेरे पास चावल पड़ा है तो मुझे एक ऐसे बंदे को ढूंढना पड़ेगा जिसे चावल की जरूरत हो और बदले में वो मुझे अनाज दे दे, या फिर किसी ऐसे बंदे को ढूंढना पड़ेगा जिसको मैं कोई सर्विस प्रोवाइड कर सकूं और बदले में वो मुझे अनाज दे दे। ये तरीका काम तो करता था, लेकिन ऐसे बंदे को ढूंढना बहुत मुश्किल था जो एग्जैक्टली वही चीज मुझे दे दे जो मुझे चाहिए और उसे भी उस चीज की जरूरत हो जो मेरे पास पड़ा हो। अब इस मुश्किल ने लोगों को सोचने पर मजबूर किया और देखते देखते कम्युनिटी सिस्टम का आगाज हो गया। यानी लोग हर उस चीज को बतौर पैसा इस्तेमाल करने लगे जिसकी सबको जरूरत हो और लोगों की बेसिक नीड हो। मसलन मवेशी, अनाज, तंबाकू और अल्कोहल का इस्तेमाल शुरू हुआ। लेकिन ये तरीका भी मसले का हल नहीं था क्योंकि कमोडिटीज की एग्जैक्ट वैल्यू किसी को भी पता नहीं था। यानी कि ये किसी को भी पता नहीं था कि कितने अनाज के बदले कितना चावल देना है और कितने तंबाकू के बदले कितना अल्कोहल देना है। और दूसरा मसला ये भी था कि वक्त के साथ साथ कमोडिटीज खराब होने लगे, अनाज सड़ने लगा और मवेशी मरने लगे और यूं इन कमोडिटीज को महफूज रखना मुश्किल हो गया। अब वक्त गुजरता जा रहा था और इंसान किसी ऐसी चीज की तलाश में था जो वक्त के साथ साथ खराब ना हो और उसकी वैल्यू में भी कोई कमी बेशी ना आए। और यूं देखते देखते सोने और चांदी के सिक्के वजूद में आए। लोग इन सोने और चांदी के सिक्कों को खुशी खुशी इस्तेमाल करने लगे क्योंकि इनकी वजह से बहुत से कंफ्यूजन दूर हो गए और काम आसान होने लगा। अब गुजरते वक्त के साथ साथ लोगों को एक और मसले का सामना हुआ। चूंकि सोने और चांदी के इन सिक्कों का वजन बहुत ज्यादा था तो इन्हें साथ लेकर आना जाना मुश्किल हो गया और मुख्तलिफ जगहों में मुसाफिरों और ताजिरों को चोरी और लूटमार का सामना करना पड़ा, तो इस तरह चोरी का डर भी हमेशा रहता था। अब इस मसले को सामने रख के सुनार और गाँव के कुछ ज़ही लोगों ने एक नए निजाम को तश्कील दिए। उन्होंने लोगों से कहा कि आप अपने सोने या फिर सोने और चांदी के सिक्कों को हमारे पास महफूज कर दे। हम इसके बदले आपको एक रसीद देंगे जिसमें लिखा होगा कि आपका इतना XYZ सोना हमारे पास महफूज है, और इस रसीद को दिखाकर जब चाहे लोग अपने सोने और चांदी के सिक्के वापस लेके जा सकते थे। और इस कागज को IOU का नाम दिया गया। IOU यानी कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। अब ये तरीका लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया और लोग अपने सोने और चांदी के सिक्के सुनार के पास जमा करके IOU वाला रसीद इस्तेमाल करने लगे। अब कुछ वक्त बाद सुनार लोगों ने ये नोटिस किया कि ये रसीद बतौर करेंसी इस्तेमाल होने लगा और कोई भी अपना सोना वापस लेने नहीं आता। अब चूंकि पावर सुनार लोगों के पास आ गया था तो इनके पास अगर सोना ना हो तो भी वो फर्जी रसीद बना सकते थे, और ऐसा ही हुआ। सुनार अब फर्जी रसीद बनाने लगे क्योंकि इनके हाथ का रसीद ही अब पैसा बन चुका था। अब ये सुनार लोग इस तरह फर्जी रसीद बनाते बनाते स्टार्ट करते हैं दुनिया का सबसे बड़ा लीगल स्कैम जिसे आज हम बैंकिंग के नाम से जानते हैं। क्योंकि लोग जहां सोना जमा करते थे वो दुनिया का सबसे पहला बैंक और वो IOU वाला रसीद दुनिया का सबसे पहला पेपर मनी या करेंसी बन गया। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि बैंकिंग के लिए मैंने वर्ड लीगल स्कैम का इस्तेमाल क्यों किया। सो लेट्स अंडरस्टैंड इन डिटेल। सपोज इफ आई आस्क यू हाउ बैंकिंग सिस्टम ऑपरेट्स, तो आपका भी यही जवाब होगा। बड़ी सिंपल है, जो पैसा हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं एज आवर सेविंग, उसी पैसे को बैंक लोन में देता है और उस पर मुनाफा कमाता है। जी हाँ गाइस, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बैंक इसी तरीके से ऑपरेट करता है, लेकिन बैंकिंग का असल गेम इस ऑपरेशन के पीछे छुपा है जो हम जैसे आम आवाम को पता ही नहीं है। तो ये समझने के लिए हमें पहले बैंकिंग की बेसिक कैलकुलेशन समझना पड़ेगा। लेट्स सपोज मैंने बैंक में 1000 रुपए डिपॉजिट किया तो बैंक उसमें से 15% कैश अपने पास रिजर्व करेगा और 85% दूसरे बंदे को लोन में देगा। अब जिस बंदे को बैंक ने लोन प्रोवाइड किया था उससे 25 to 30% एनुअल इंटरेस्ट चार्ज करेगा और जो 1000 रुपीज हमने डिपॉजिट किया था उस पर हमें 8 to 12% एनुअल इंटरेस्ट देगा, जिसे हम एनुअल प्रॉफिट और एनुअल इंक्रीमेंट भी कह सकते हैं। और बीच में बचा 13 to 18% बैंक का एनुअल प्रॉफिट होगा। बट एज मेंशन्ड अर्लियर, बैंकिंग का असल गेम इन सब के पीछे छुपा हुआ है जो हम सबको तो नहीं पता, लेकिन जानने वाले उसे वर्चुअल मनी के नाम से जानते हैं। तो चलिए वर्चुअल मनी की इस गेम को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स कंटिन्यू विद द प्रीवियस एग्जांपल। अब हमें तो यहाँ तक पता था कि जो 1000 रुपए
हम बैंक में जमा करते हैं उसमें से बैंक 85% दूसरे बंदे को लोन देता है। लेकिन असल में गेम यहाँ से स्टार्ट होता है। तो जब हम बैंक में 1000 रुपए डिपॉजिट करेंगे तो वो हमें हमारे अकाउंट में शो होगा और बैंक इस अमाउंट का 85% दूसरे बंदे को लोन में देगा, यानी कि उसके अकाउंट में भी 850 रुपीज शो होंगे। लेकिन इन दोनों अमाउंट के बैकअप में बैंक के पास सिर्फ 1000 रुपीज कैश है। एंड इंटरेस्टिंगली ये गेम इधर खत्म नहीं होता। मूविंग फॉरवर्ड, जिस बंदे ने 850 रुपीज का लोन लिया था उसने भी किसी मकसद के लिए लोन लिया होगा ना। सो लेट्स सपोज उसने 850 रुपीज का एक प्लॉट परचेज किया और ये अमाउंट उसने थर्ड पर्सन को दे दिया। अब ये थर्ड पर्सन फिर से 850 रुपीज बैंक में डिपॉजिट करेगा एंड एज पर पॉलिसी बैंक 15% कैश रिजर्व करेगा और 85% यानी 722.5 रुपीज फिर से लोन में देगा। नाउ लेट्स कैलकुलेट। मेरे पास 1000 रुपीज का परचेजिंग पावर है एंड द वन जिसने अपना प्लॉट बेच दिया उसके पास 850 रुपीज का परचेजिंग पावर है और जिसने थर्ड टाइम बैंक से लोन ले लिया उसके पास 722 रुपीज का परचेजिंग पावर है। नाउ द टोटल इज 2572.5 एंड इंटरेस्टिंगली बैंक स्टिल हैज ओनली 1000 रुपीज कैश टू बैक दिस अमाउंट। So out of this amount 5072.5 is of course a virtual money which has no cash backup at all। तो इस अमाउंट को हम सिर्फ अपने मोबाइल स्क्रीन में ही देख सकते हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ इसका कैश रिकवरी होता जाएगा which is called मनी साइकिल, बट उसे हम दूसरे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो व्यूअर्स, इस तरह बैंक कंप्यूटर में कुछ डिजिट्स टाइप करके आपके 1000 रुपए को 10,000 तक मल्टीप्लाई कर सकता है। और यही वजह है कि अगर बैंक के सारे कस्टमर्स एक टाइम में पैसे निकालने जाए तो बैंक आपको 40% कैश भी रिटर्न नहीं कर पाएगा, क्योंकि बैंक के पास सिर्फ 15% कैश रिजर्व होता है और बाकी को लोन में देकर आपको वर्चुअल अमाउंट दिखाया जाता है। और दूसरी बात यह है कि सारे कस्टमर्स एक साथ पैसे निकालने आएंगे भी नहीं, क्योंकि बैंक ने पहले ही एक और गेम खेल चुका होता है करंट और सेविंग अकाउंट के नाम से। यानी कि सेविंग अकाउंट वालों को 8% इंटरेस्ट की लालच देकर उनको टाइम रिस्ट्रिक्शन दिया गया है कि वो एक स्पेसिफिक टाइम से पहले अपने पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते। तो सिंपल बात यह है कि फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम को इस्तेमाल करके बैंकिंग सिर्फ प्रोबेबिलिटी पर चलता है। यानी अगर हम दुनिया के सारे बैंक बैलेंस को ऐड करें और वो 1000 रुपए बने तो उसमें से सिर्फ 20 to 25% कैश अवेलेबल होगा, बाकी तो ऑफ कोर्स वर्चुअल है। तो गाइस, वी मस्ट रियलाइज दिस कि पैसे की इस गेम को जानबूझ के कॉम्प्लेक्स बनाया गया है ताकि अवाम गुर्बत की खौफ और सूद की लालच में फंसे रहे। तो व्यूअर्स, अभी बात करते हैं कि इंटरेस्ट और डेब्ट की इस ट्रैप से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो टू अंडरस्टैंड दिस वी शुड फर्स्ट नो दैट करेंसी एंड मनी आर नॉट द सेम थिंग्स। करेंसी इज जस्ट अ वे ऑफ एक्सचेंज, ऑन द अदर हैंड मनी इटसेल्फ इज अ वैल्यूएबल एसेट। नहीं समझा ना? लेट मी इलैबोरेट। आपके जेब में पड़ा 5000 का नोट एक करेंसी है जिसे हुकूमत जब चाहे नामंजूर करार देकर उसे डीवैल्यू कर सकता है। लेकिन आपके घर में पड़े गोल्ड और डायमंड ज्वेलरीज, आपकी गाड़ी और अगर आपने कोई प्लॉट खरीदा है तो वो आपकी रियल मनी है जो टाइम के साथ साथ अपनी वैल्यू को रिटेन करेंगे और हुकूमत चाह के भी इनको डीवैल्यू नहीं कर सकता। अब जिन लोगों को करेंसी और मनी में डिफरेंस क्लियर हो गया है वो ये बात समझ गए होंगे कि डेब्ट और इंटरेस्ट की इस ट्रैप से कैसे निकला जा सकता है। नाउ लेट्स फिल्टर द डिस्कशन। पैसे को किसी ऐसे फील्ड में इन्वेस्ट करो जिससे पैसा मल्टीप्लाई हो, या फिर कोई ऐसा एसेट खरीद के रख लो जो हर सिचुएशन में अपनी वैल्यू रिटेन कर सके। लेकिन बॉस, पैसे की इस मायाजाल को अभी तक दुनिया के सिर्फ 1% लोग ही समझ के एस्केप कर पाए हैं और बाकी के 99% दे हैव बीन ट्रैप्ड। वो चाह के भी बाहर नहीं आ सकते इस ट्रैप से, क्योंकि इंसान लालच और खौफ में जब पड़ता है तो वो अपने साथ होते ज्यादती को भी नहीं समझ सकता। आई मीन द फियर ऑफ बीइंग पुअर एंड द ग्रीड फॉर इंटरेस्ट, इट ड्रैग्स यू टू द ट्रैप और आखिरकार आप ना चाह के भी इस ट्रैप में फंस ही जाते हो। So this was all for today's video. Do like and subscribe to the channel if you enjoyed the video. And yeah, make sure to drop your suggestion in the comment section for next documentary topic. Allah Hafiz till next video.